बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से हमारी आज की वीडियो का मौजू है तहकीकी मकाले के लिए मौजू का इंतखाब। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट बीस उर्दू के 7वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और अब उन्हें अपनी रिसर्च के लिए या तहकीक के लिए मौजू या टॉपिक के चुनाव का मरहला दरपेश है। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक आप कैसे चुनेंगे, कैसे इंतखाब करेंगे मौजू का, उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। चूँकि 7वां सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो तहकीक का काम शुरू हो जाता है और उसके बाद 7वें और 8वें सेमेस्टर में स्टूडेंट तहकीक मुकम्मल करता है और अपना थीसिस या अपना जो रिसर्च रिपोर्ट है, मकाला जो है, तो वो अपने शोबे में या डिपार्टमेंट में जमा करता है। तो मौजू का इंतखाब किसी भी लेवल पर, अगर वो PhD लेवल है या MPhil लेवल है या BS लेवल है, हर लेवल पर मौजू का इंतखाब जो होता है ये बहुत ज़्यादा अहम मरहला होता है एक स्कॉलर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जिस मौजू को वो इंतखाब करता है उस मौजू पर उसे तहकीक मुकम्मल करनी होती है। तो जब मौजू के इंतखाब के वक्त अगर वो हादत दिमागी से काम न ले, सोच समझ से काम न ले और अपने लिए किसी ऐसे मौजू का इंतखाब कर ले कि जिसमें काम उसके लिए आगे मुश्किल हो, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होता है। लेकिन मौजू के इंतखाब के वक्त अगर वो सोच समझ से काम लेते हुए एक ऐसा मौजू अपने लिए मंतखब करे कि जिस मौजू पर काम करना उसके लिए आसान हो, तो उसकी तहकीक बड़ी आसानी से पाया तकमील तक पहुँच जाती है। जहाँ तक इस मरहले का ताल्लुक है, यानी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है या मौजू का इंतखाब जो है, तो इसमें आपको जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि मौजू जिसका आप इंतखाब करते हैं वो आपकी सलाहियत, आपकी दिलचस्पी, आपकी पसंद के मुताबिक हो और एक ऐसा मौजू हो कि जिसके साथ आपकी जहनी रग़बत हो। मिसाल के तौर पे आपको अगर शायरी में दिलचस्पी है तो आप शायरी का मौजू लें। आप अगर फ़िक्शन से या नावल या अफ़साने से दिलचस्पी रखते हैं तो आप फ़िक्शन का यानी नावल का या अफ़साने का टॉपिक लें। इसी तरह शुरा में से भी जिस शायर के साथ आपकी ज़्यादा जहनी मुताबिकत है या ज़्यादा उसको आप पसंद करते हैं और उसका आपने मुताला किया है तो आप उसका इंतखाब करें। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि आप मौजू का इंतखाब करते वक्त इस बात को भी पेश नज़र रखें कि जिस मौजू को आप ले रहे हैं उस पर मवाद आपको आसानी से दस्तयाब होगा या नहीं होगा। ये चीज़ भी बहुत अहम है तहकीक में कि बात आप एक ऐसा मौजू ले लेते हैं कि जिस पर आसानी से मवाद आपको दस्तयाब नहीं होता, तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आप सोच समझ कर उस मौजू का इंतखाब करें कि जिस पर आप आसानी से जो मुतालिका मवाद है, जो ज़रूरी मवाद है आपकी तहकीक के लिए, वो आपको दस्तयाब हो सके। फिर मौजू में एक और बात ये भी बहुत लाजमी है कि आपका जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ यानी बहुत ज़्यादा वसी भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा महदूद भी ना हो। आप अगर एक फैला हुआ मौजू लेंगे, एक वसी मौजू लेंगे, तो उस पर चूँकि आपके पास वक्त जो है वो कम होता है, तकरीबन 1 साल से भी कम वक्त होता है आपके पास, 2 सेमेस्टर आपके पास होते हैं। उसमें आपने जो है तो सारा काम करना होता है, रिसर्च भी मुकम्मल करनी होती है और मकाला भी तैयार करना होता है और पेश भी करना होता है। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका मौजू अगर बहुत ज़्यादा वसी होगा, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होगी आपको, आप बर वक्त जो है तो अपना तहकीक का काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका मौजू बहुत ज़्यादा सिमटा हुआ हो, बहुत ज़्यादा महदूद हो, तो उस सूरत में भी आपके लिए मुश्किलात होंगी कि तहकीकी मकाला जो आपका होगा वो भरपूर नहीं होगा। अगर मौजू बहुत ही मुख्तसर है या बहुत ही अधूरा सा है, उस सूरत में भी आपको मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं। अब मौजू कौन सा लिया जाए, ये भी एक मरहला होता है। आप शायरी का मौजू लें, आप अफसाने का लें, आप नावल का लें, तो उसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका की दिलचस्पी का एरिया है या जो आपकी दिलचस्पी की फील्ड है, पर अगर आपको शायरी में दिलचस्पी है तो आप शायरी का टॉपिक लें, आप अफसाने में इंटरेस्टेड है तो आप अफसाने का टॉपिक लें। और एक एक करके अगर हम टॉपिक्स को देखें कि किस किस्म के टॉपिक आप ले सकते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप BS लेवल पर, क्योंकि हम BS के हवाले से बात करें तो BS लेवल पर आपका काम जो होता है वो अमूमन एक तसनीफ़ तक महदूद होता है। यानी आप अगर अफसाना लेते हैं तो किसी अफसाना निगार का एक अफसाने का रिव्यू आप लेते हैं,
अगर आप शायरी पर काम करना चाहते हैं तो किसी शायर का अगर उसके 5 मजमूए हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, उनमें से आप एक मजमूए का इंतखाब करेंगे। एक से ज़्यादा मजमूए आप नहीं लेंगे। आपका काम जो होगा वो एक तसनीफ़ या एक मजमूए तक महदूद होगा। तो उस हवाले से सबसे पहले हम शायरी की बात करते हैं। तो शायरी में ये है कि किसी शायर का एक शेरी मजमूआ आप लेंगे और उस शायर के उस शेरी मजमूए का आप तनकीदी और तहकीकी मुताला भी कर सकते हैं, फ़नी और फ़िक्री जायज़ा भी ले सकते हैं। फ़लाँ शायर का फ़लाँ शेरी मजमूआ और उसका तनकीदी जायज़ा या उसका फ़नी और फ़िक्री मुताला। तो ये 2 किस्म के टॉपिक होते हैं और आमतौर पर ये होता है कि इसके अलावा भी हैं जिन पर हम आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन ये जो तनकीदी और तहकीकी मुताला है, इसमें ये होता है कि इसमें आप फ़िक्र और फ़न का जायज़ा लेते हैं, उसका तजिया आप करते हैं। किसी शायर का आपने एक मजमूआ लिया और उसका तनकीदी और तहकीकी मुताला या फ़नी फ़िक्री जायज़ा आपने लिया, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें उसकी फ़िक्र जो है और उसका फ़न जो है उस पर आप बहस करेंगे। फ़न में बयान व बदी भी आता है, यानी इस्तिआरात का इस्तेमाल, तशबीहात का इस्तेमाल, सनदों का इस्तेमाल, उससे जो सनतें इस्तेमाल की हैं, और फिर उसकी लफ्ज़ियात और उसका अंदाज़ बयान, ये सारी चीज़ें। उसने मंज़रनिगारी का कमाल अगर दिखाया है तो मंज़रनिगारी, इमेजरी के हवाले से भी आप बहस कर सकते हैं। तो ये फ़न है। जहाँ तक फ़िक्र का ताल्लुक़ है तो उस शायर की शायरी में जो अफ़कार या जो मौज़ूआत हैं उनका जायज़ा जब आप लेते हैं तो उसकी फ़िक्र है। मिसाल के तौर पर इंसान दोस्ती है, तरक़ पसंद ख़यालात हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, इसी तरह तसव्वुफ़ है, सियासत यानी सियासी ख़यालात हैं। इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो उसके मौज़ूआत हैं या जो उसके अफ़कार हैं, उनका भी आप तज़किया करते हैं, फ़नी फ़िक्री जायज़े में भी और तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मुताले में भी। यानी तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मुताला और फ़नी और फ़िक्री जायज़ा जो है तक़रीबन मिलते जुलते टॉपिक हैं। आप किसी भी शायर का ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि आप किसी एक मौजू के हवाले से भी किसी शायर का मुताला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ़लाँ शायर फ़लाँ शायर की शायरी में या फ़लाँ शायर के फ़लाँ शेरी मजमूए में इंसान दोस्ती, या फ़लाँ शायर की शायरी में तरक़ पसंद ख़यालात, या फ़लाँ शायर की शायरी में ख़वातीन के मसाइल या मुआशरे के मसाइल या इश्क़ रसूल या तसव्वुफ़ या सियासी ख़यालात, तो इस हवाले से भी आपका टॉपिक हो सकता है। यानी किसी एक मौजू को आपने लिया और उस मौजू से मुताल्लिक़ अशार या नज़में और ग़ज़लें जो हैं उनका आपने अपने तहक़ीक़ी मक़ाले में तजिया कर दिया। यानी एक तो ओवरऑल जायज़ा है तनक़ीदी तहक़ीक़ी मुताला या फ़नी फ़िक्री जायज़ा, और एक स्पेसिफ़िक एक मौजू पर उसकी शायरी में एक मौजू है और उस मौजू का आपने तजिया किया, तो इस तरह का भी एक टॉपिक आप ले सकते हैं। और फिर इल्म बयान के हवाले से भी हम टॉपिक दिया करते हैं। फ़लाँ शायर का मुताला या फ़लाँ शायर की शायरी का मुताला इल्म बयान की रोशनी में या इल्म बयान के तनाजुर में या इल्म बदी की रोशनी में या इल्म बदी के हवाले से या इल्म बदी के तनाजुर से। इल्म बदी सनतें हैं, ये सनत तज़ाद है, सनत तलवी है, सनत मरातुन नज़ीर है, ये जो मुख्तलिफ़ सनतें हैं ये इल्म बदी में आती हैं। और इल्म बयान में इस्तिआरा, तशबीह, मजाज मुरसल और किनाया आता है। और अगर आपने किसी शायर का इल्म बयान के हवाले से जायज़े का टॉपिक लिया तो आप उसमें इस्तिआरात और तशबीहात वगैरह ढूंढेंगे। अगर आपने इल्म बदी के हवाले से टॉपिक लिया तो आप उसमें सनतें ढूंढेंगे। और अगर आपने बयान व बदी के हवाले से लिया तो आप सनतें भी, एक चैप्टर आपका सनतें वो होगा कि जिसमें आप सनतें तलाश करेंगे उसकी शायरी में, और दूसरा चैप्टर आपका वो होगा कि जिसमें आप तशबीहात व इस्तिआरात वगैरह तलाश करेंगे। तो ये टॉपिक भी हम दिया करते हैं किसी शायर का इल्म बदी के हवाले से जायज़ा या इल्म बयान के हवाले से जायज़ा। इसके बाद जो है एक और टॉपिक, अगर आप नसर में दिलचस्पी रखते हैं तो, और फिक्शन में आपको दिलचस्पी है, नावल में या अफसाने में, तो फिक्शन के हवाले से तनकीदी मुताला उसका भी हो सकता है। किसी अफसाना निगार के अफसानों का मजमूआ लिया और उसका तनकीदी और तहक़ीक़ी मुताला या फ़नी फ़िक्री जायज़ा पेश किया, या आप किसी नावल निगार के एक नावल को ले लेते हैं, लेकिन नावल आप एक लेंगे, तमाम नावलों को नहीं लेंगे। किसी नावल निगार का एक नावल लेकर आप उसका तनकीदी और तहक़ीक़ी मुताला और उसका फ़नी फ़िक्री जायज़ा भी पेश कर सकते हैं। और इसी तरह किरदार निगारी के हवाले से भी फिक्शन का टॉपिक है। फ़लाँ के अफसानों में किरदार निगारी, फ़लाँ नावल में किरदार निगारी। फिर मंज़र निगारी के हवाले से भी टॉपिक हो सकता है, मुआशरत की अक्कासी के हवाले से भी हो सकता है। फ़लाँ अफसाना निगार के अफसानों में मुआशरत की अक्कासी, या फ़लाँ नावल निगार के फ़लाँ नावल में मुआशरत की अक्कासी, ख़वातीन के मसाइल, सियासी ख़यालात, नफ्सियात की अक्कासी। तो इस किस्म का कोई टॉपिक आप फिक्शन के हवाले से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ टॉपिक हम दिया करते हैं इशारिया साजी का और हवाशी व तालीक़ात का
اور اس کے علاوہ فرہنگ کا بھی ٹاپک جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک بن سکتا ہے بی ایس کے مقالے کا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ انڈیکسیشن جو ہوتی ہے یا اشاریہ سازی جو ہوتی ہے اس میں ایک اشاریہ ہوتا ہے کسی رسالے کا، یعنی آپ نے کوئی ادبی رسالہ لیا اور اس کا آپ نے اشاریے پہ کام کرنا، اس کے اشاریہ سازی اپنی شروع کر دی. تو اشاریہ سازی ایک ایسا عمل ہے کہ اس رسالے میں وقتاً فوقتاً جو مضامین چھپے ہیں ان کا آپ موضوعاتی اشاریہ پیش کرتے ہیں. یعنی آپ ایک ایسی فہرست مرتب کریں گے کہ جو یہ بتائے گی کہ کون سا موضوع جو ہے، کس موضوع پر کون سا مضمون اس رسالے کے کون سے شمارے میں، کون سی جلد میں، کون سے سال اور کون سے مہینے میں شائع ہوا ہے. اور دوسرا مصنفین کے حوالے سے بھی اشاریہ ہوتا ہے، یعنی وہ اشاریہ پڑھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ کون سے مصنف کا کون سا مضمون اس رسالے کے کون سے شمارے میں شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ حواشی و تعلیقات کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ حواشی اور تعلیقات مرتب کرتے ہیں. ایک کتاب میں جن چیزوں کا ذکر ہے، کسی جگہ کا ذکر ہے، کسی شخص کا ذکر ہے، کہیں پہ کسی تحریک کا ذکر ہے، کہیں پہ کسی اور واقعے کا ذکر ہے، تو اس کا جو نام آیا ہے اس نام کے ساتھ آپ ایک نمبر لگا دیتے ہیں اور فٹ نوٹ میں یا چیپٹر کے آخر میں آپ حواشی درج کرتے ہیں اور وہاں اس چیز کی مزید تفصیلات آپ دے دیتے ہیں. یعنی آپ حواشی و تعلیقات مرتب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مسدس حالی کے حواشی و تعلیقات آپ مرتب کر رہے ہیں یا کسی اور کتاب کے آپ مرتب کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ کریں گے کہ مثلا کتاب میں ابو نصر فارابی کا ذکر ہے تو ابو نصر فارابی پہ آپ نمبر لگا دیں گے اور حاشی میں آپ ابو نصر فارابی کے بارے میں کچھ مزید معلومات درج کر دیں گے. اسی طریقے سے کسی بھی کسی شہر کا نام ہے تو اس شہر پر آپ ایک نمبر لگا دیں گے اور آخر میں آپ اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں گے. تو یہ حاشیہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے دوران جو الفاظ آتے ہیں، شخصیات کے نام آتے ہیں، جگہوں کے نام آتے ہیں یا مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مزید تفصیلات آپ حاشیے میں پیش کرتے ہیں. اور حاشیہ اگر آپ کا زیادہ تفصیلی ہو، زیادہ علمی نوعیت کا ہو تو وہ پھر تعلیقہ کہلاتا ہے. تو حواشی و تعلیقات کا بھی ایک ٹاپک جو ہے آپ کسی کتاب کو دیکھ کر، ظاہر ہے کسی ناول کے حواشی و تعلیقات مرتب نہیں ہو سکتے، افسانوں کی مجموعے کے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی تاریخی کتاب ہے یا کوئی اس قسم کی کتاب ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیل جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، تو وہ آپ حواشی و تعلیقات کا ٹاپک بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرہنگ کا ٹاپک بھی ہم دیا کرتے ہیں. فرہنگ جو ہے یہ ڈکشنری ہے، لیکن عام ڈکشنری یا لغت سے یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ لغت میں یا ڈکشنری میں تو زبان کے تمام الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ فرہنگ میں صرف ایک کتاب کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہوتے ہیں ان کے معنی درج ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی لغت کے حوالے سے کسی کتاب کی فرہنگ بھی مرتب کر سکتے ہیں، لیکن فرہنگ مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کلاسیکی قسم کی ہو یا پرانی ہو یا اس قسم کی ہو کہ جس میں مشکل الفاظ ہوں. مثال کے طور پہ باغ و بہار کی فرہنگ ہوئی یا فسانہ عجائب کی فرہنگ یا سحر البیان کی فرہنگ، تو اس قسم کی کتابوں کی فرہنگ جو ہے وہ آپ مرتب کر سکتے ہیں. جدید کتابوں کی نہیں، جدید کتابوں میں مشکل الفاظ نہیں ہوتے، ان کی فرہنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو وہ کتابیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں یا کلاسیکی کتابیں ہیں اور جن میں عربی کے اور فارسی کے اور دیگر مشکل الفاظ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کی ایک فرہنگ آپ مرتب کرتے ہیں. اور فرہنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اصل کتاب میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں آپ ان الفاظ کی ایک فہرست مرتب کرتے ہیں الف بائی ترتیب کے ساتھ، اور گویا آپ ایک منی ڈکشنری مرتب کرتے ہیں جس میں انہی الفاظ کے معنی درج ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اس کتاب میں آئے ہیں. تو اس طرح آپ کی فرہنگ مرتب ہو جاتی ہے. اور شعراء کے دواوین یعنی شعراء کی دیوان اور شعری مجموعوں کی فرہنگ جو ہے وہ بھی مرتب کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ مشکل الفاظ چنیں گے اور ان کی کے معنی جو ہیں پر مشتمل ایک کتاب آپ مرتب کریں گے، تاکہ کوئی شخص جب کلام کا مطالعہ کرے تو مشکل الفاظ کے معنی بھی اس کو آپ کی فرہنگ میں مل جائے. تو یہ تحقیق کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں تحقیق کے موضوع کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر آگے ہمارے جو لیکچرز ہیں یا ویڈیوز ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.